क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी करीबी इंसान से बात करना बारूदी सुरंग पर चलने जैसा है? एक जरा सी गलत बात निकली और आप हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा दिए गए, जबकि आपकी अंतरात्मा चिल्ला रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। आप भ्रमित महसूस करते हैं। आपको अपनी याददाश्त और अपनी समझदारी पर ही शक होने लगता है। अगर यह आपकी कहानी है, तो मुमकिन है कि आप एक नार्सिसिस्ट की झूठ बोलने की कला का शिकार हुए हैं। यह महज धोखा नहीं है। यह नियंत्रण और हावी होने के लिए बनाई गई एक पूरी प्रणाली है। आज हम सिर्फ झूठ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उन 7 मुख्य संकेतों और तकनीकों को उजागर करेंगे जिनका इस्तेमाल नार्सिसिस्ट आपको अपने धोखे के जाल में फंसाने के लिए करता है। मैं वादा करता हूं कि यह जानने के बाद आप वह सब देखना शुरू कर देंगे जो पहले छिपा हुआ था, और आसानी से सच को एक चालाकी से बनाए गए भ्रम से अलग कर पाएंगे। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि वे यह कैसे करते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उन खास तकनीकों में उतरे, आइए एक पल के लिए रुकते हैं और समझते हैं कि एक नार्सिसिस्ट के लिए झूठ महज एक हथियार क्यों नहीं है, बल्कि वह हवा है जिसमें वह सांस लेता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जड़ में एक बेहद कमजोर, लगभग न के बराबर मैं सेल्फ होता है। इस अंदरूनी खालीपन और असहनीय शर्म की भावना को छिपाने के लिए नार्सिसिस्ट अपने लिए एक शानदार लेकिन पूरी तरह से झूठी छवि बनाता है, एक आदर्श, सर्वशक्तिमान और बेदाग इंसान की। और उसका पूरा जीवन एक नाटक बन जाता है जिसका वह मुख्य अभिनेता और निर्देशक है। झूठ इस नाटक की नींव बन जाता है। इसकी जरूरत सिर्फ अपने बुरे कामों को छिपाने के लिए नहीं पड़ती, जैसा कि एक आम इंसान करता है। इसकी जरूरत उसके व्यक्तित्व की पूरी बनावट को बनाए रखने के लिए होती है। कोई भी सच, कोई भी ऐसा तथ्य जो उसकी बनाई हुई आदर्श छवि के खिलाफ जाता है, उसे जानलेवा खतरा लगता है। इसलिए नार्सिसिस्ट झूठ बोलेगा, बातों को तोड़ेगा मरोड़ेगा, इनकार करेगा और हेर फेर करेगा। इसलिए नहीं कि वह कोई शातिर शैतान है, बल्कि इसलिए कि वह सच्चाई का सामना करने से बुरी तरह डरता है। इस बात को समझना ही उसकी सभी चालों को समझने की कुंजी है। वह अपने कामों का बचाव नहीं कर रहा, वह अपने भ्रम की रक्षा कर रहा है। तो पहला और शायद सबसे खतरनाक संकेत है गैसलाइटिंग। यह शब्द गैसलाइट नामक एक नाटक से आया है, जिसमें पति जानबूझकर अपनी पत्नी को पागल कर देता है ताकि वह अपनी सच्चाई की समझ पर ही शक करने लगे। नार्सिसिस्ट ठीक यही काम करता है। वह साफ साफ बातों को मानने से इनकार कर देगा। वह कहेगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम सब मनगढ़ंत बना रही हो, या तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। कल्पना कीजिए, आपको अच्छी तरह याद है कि उसने आपसे शनिवार को मदद करने का वादा किया था, लेकिन शनिवार आते ही वह आपको पूरी ईमानदारी से हैरान होकर देखता है और पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तुम्हें जरूर सपना आया होगा। वह इतनी आत्मविश्वास से, इतने यकीन के साथ यह बात कहता है कि आप खुद पर शक करने लगते हैं। कहीं सच में आपने ही तो कोई गलती नहीं कर दी? गैसलाइटिंग सिर्फ तथ्यों को नकारना नहीं है, यह आपकी मानसिकता पर एक योजनाबद्ध हमला है। नार्सिसिस्ट का लक्ष्य आपकी याददाश्त, आपकी भावनाओं और आपके होश यानी विवेक पर आपके भरोसे को पूरी तरह तोड़ना होता है। वह आपके लिए सच्चाई का इकलौता स्रोत, वास्तविकता का एकमात्र निर्णायक बनना चाहता है। जब आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तो आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाते हैं। वह आपसे जो चाहे मनवा सकता है, आपको कोई भी विचार दे सकता है, क्योंकि आपका अंदरूनी कंपास टूट चुका है। ये एक धीमा झर है जो बूंद बूंद करके आपकी आत्म छवि को नष्ट करता है, जब तक कि आप यह मानने न लगे कि समस्या वाकई आप में है, न कि उसकी चालबाजियों में। गैसलाइटिंग को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि यह सीधे आपकी नींव पर वार करता है, आपके अपने आप में विश्वास पर। आइए अब हम समझते हैं कि गैसलाइटिंग का तरीका काम कैसे करता है। कोई भी नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति इसका इस्तेमाल बेतरतीब ढंग से नहीं करता,
बल्कि एक सधे हुए हथियार की तरह करता है। उसकी पसंदीदा रणनीतियों में से एक है बात को टालना या जानकारी छिपाना, विथहोल्डिंग। वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है, या वह सुनने से ही मना कर देता है। उदाहरण के लिए, जब आप उसके दुखद व्यवहार पर बात करने की कोशिश करते हैं, तो जवाब में आपको सुनने को मिलता है, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है। क्या तुम फिर वही सब शुरू कर रही हो? या ये तो बस फालतू की बकवास है। इस तरह वह आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका भी नहीं देता और आपकी बात शुरू होने से पहले ही उसे नकार देता है। दूसरी रणनीति है पलटवार या विरोध करना, काउंटरिंग। वह घटनाओं को लेकर आपकी याददाश्त पर सवाल उठाता है, भले ही आपको हर छोटी से छोटी डिटेल याद हो। वह जोर देकर कहता है कि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं, और अपनी तरफ से घटनाओं का एक बिल्कुल अलग ही रूप पेश करता है। और वह यह इतनी अटल और मजबूत आत्मविश्वास के साथ करता है कि आपकी अपनी याददाश्त फीकी और अविश्वसनीय लगने लगती है। वह आपको झूठ बोलने का आरोप भी लगा सकता है। तुम जानबूझकर हर बात को तोड़ मरोड़ रही हो ताकि मुझे गुनहगार साबित कर सको। समय के साथ इसका नतीजा यह होता है कि आप अपनी याददाश्त पर भरोसा करना ही बंद कर देते हैं। आप अपने अनुभवों को महत्व देना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि आप एक जाल में फंस जाते हैं। यह समझने के लिए कि असल में क्या हो रहा है, आपको उसी व्यक्ति से मदद लेनी पड़ती है जो आपको भ्रमित कर रहा है। यह निर्भरता और नियंत्रण का एक ऐसा दुष्चक्र, विशेष साइकिल बना देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गैसलाइटिंग का मनोवैज्ञानिक असर बहुत ही विनाशकारी होता है। लगातार खुद पर शक करने से आप पुरानी चिंता, क्रोनिक एंग्जाइटी और असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप पागल हैं, नासमझ है या हद से ज्यादा भावुक है। ये वो लेबल है जो एक नार्सिसिस्ट आप पर लगाता है, और धीरे धीरे यही बातें आपकी अपनी अंदरूनी आवाज बन जाती है। आप हर छोटी बड़ी बात के लिए माफी मांगना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि जब आपने कुछ गलत किया भी नहीं होता। आप हमेशा दबे पांव चलते हैं, इस डर से कि कहीं कोई बात या काम दोबारा उसके गुस्से को न भड़का दे या आपको फिर से अयोग्य न बता दे। आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम शून्य पर आ जाता है। आप निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि अब आपको अपने फैसले पर भरोसा ही नहीं रहा। जो दुनिया पहले साफ और सीधी थी, वो धुंधली और अस्थिर हो जाती है। इस धुंध में एकमात्र सहारा वह नार्सिसिस्ट खुद लगता है, जो खुशी खुशी आपका पथ प्रदर्शक बन जाता है और आपको उसी दिशा में ले जाता है जहां उसका फायदा हो। इसका एक सीधा सा उदाहरण चाबियों का हो सकता है। आपको यकीन है कि आपने चाबियां टेबल पर रखी थीं, लेकिन वे वहां नहीं मिलती। नार्सिसिस्ट, जिसने उन्हें जानबूझकर हटाया था, एकदम शांत होकर कहता है, तुम हमेशा ही सब कुछ खो देती हो। देखो, वे तुम्हारे बैग में होंगी। और आप बैग में चाबियां पाकर सोचने लगती है, सही में मैं कितनी ज्यादा भुलक्कड़ हूं। एक बार हो तो इत्तेफाक होता है, लेकिन जब ऐसी स्थितियां रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग चीजों और घटनाओं के साथ बार बार होती है, तो आपका अपनी समझदारी पर से भरोसा टूटने लगता है। और यही गैसलाइटिंग का अंतिम लक्ष्य है, आपके मन पर पूरी तरह से काबू पाना। तो फिर गैसलाइटिंग का सामना कैसे करें? पहली और सबसे जरूरी बात, खुद पर दोबारा भरोसा करना सीखें। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी भावनाएं, ये आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो ज्यादा संभावना है कि आपको सही लग रहा है। रिकॉर्ड रखना शुरू करें। एक डायरी बनाएं जिसमें आप बातचीत, घटनाएं और वादे सब कुछ लिखें। यह काम चुपके से करें, यह सोचकर नहीं कि आपको उसे सबूत दिखाने हैं, क्योंकि यह बेकार है। वह फिर भी सब कुछ झुठला देगा। यह काम अपने लिए करें। जब वह अगली बार कहेगा ऐसा हुआ ही नहीं था, तो आप अपनी डायरी खोलकर यह पक्का कर पाएंगे कि आप पागल नहीं हो रहे हैं। इससे आपको वास्तविकता से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। दूसरा, बाहर से मदद ढूंढें। किसी भरोसेमंद दोस्त या किसी मनोवैज्ञानिक
साइकोलॉजिस्ट से बात करें। उन्हें बताइए कि क्या हो रहा है। बाहर से मिला दृष्टिकोण, नजरिया आपको स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने में मदद करेगा और पुष्टि करेगा कि आपकी समझ सही है। तीसरा, बहस करना बंद कर दें। गैसलाइटर के साथ बहस में पड़कर आप उसी के नियमों पर खेल रहे हैं। वह आपको अंतहीन तर्क वितर्क में उलझाना चाहता है ताकि आप पूरी तरह भ्रमित हो जाए। इसके बजाय ऐसे छोटे और स्पष्ट वाक्य इस्तेमाल करें जो उसकी वास्तविकता को चुनौती न दे, लेकिन आपकी वास्तविकता को मजबूती से स्थापित करे। उदाहरण के लिए, नहीं, तुमने यह कहा था, कहने के बजाय कहे, मुझे यह अलग तरह से याद है, या मैं तुम्हारी व्याख्या से सहमत नहीं हूं। या बस इतना कहे, मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा, करूंगी। आपको उसे अपना सही होना साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है अपनी वास्तविकता को बचाए रखना। याद रखें, गैसलाइटिंग तब तक ही काम करती है जब तक आप खुद पर शक करते हैं। जैसे ही आप अपनी समझ पर भरोसा करना शुरू करते हैं, उसका जादू छूमंतर हो जाता है। गैसलाइटिंग का एक और सूक्ष्म पहलू देखें। यह अक्सर देखभाल या चिंता के रूप में छिपा होता है। कोई नार्सिसिस्ट कह सकता है, मुझे तुम्हारी याददाश्त की चिंता है, आजकल तुम बहुत भूलने लगी हो। या तुम हर बात पर इतना भड़क जाती हो, शायद तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम तनाव में होगी। पहली नजर में यह व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण लग सकता है, लेकिन हकीकत में यह आपकी मानसिक अयोग्यता का छिपा हुआ आरोप है। वे आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अच्छे बहाने के तहत आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। वे मानो यह कह रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं सामान्य नहीं है, यह किसी बड़ी समस्या का लक्षण है। यह खास तौर पर खतरनाक है क्योंकि यह आपको न केवल गलत महसूस कराता है, बल्कि उनकी देखभाल के लिए एहसान फरामोश भी महसूस कराता है। इस चाल को पहचानने के लिए ऐसी बातचीत के नतीजे, आउटकम पर ध्यान दें। यदि देखभाल मिलने के बाद आप बेहतर महसूस करने के बजाय उलझन, अपराध बोध या निराशा महसूस कर रहे हैं, तो यह मैनिपुलेशन, हेरफेर का पक्का संकेत है। सच्ची देखभाल तो सहारा देती है और शांति प्रदान करती है, न कि आपको अपने ही मानसिक स्वास्थ्य पर शक करने के लिए मजबूर करती है। एक और मिथक, माइथ, जिसे तोड़ना जरूरी है, यह सोचना कि गैसलाइटिंग केवल बहुत चतुर और शातिर लोग ही कर सकते हैं। सच तो यह है कि यह अक्सर एक सहज, इंस्टिंक्टिव व्यवहार होता है, जिसे नार्सिसिस्ट ने बचपन में खुद को बचाने के तरीके के रूप में सीखा होता है। हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से पता भी न हो कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन यह बात उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं करती, न ही इससे होने वाला नुकसान कम होता है। आपका काम उनके इरादों का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक सेहत की रक्षा करना है। यह समझना कि गैसलाइटिंग को देखभाल की आकर्षक पैकिंग में लपेटा जा सकता है, इसके प्रभाव से आजाद होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अब हम नार्सिसिस्ट के झूठ के दूसरे सबसे बड़े संकेत, प्रोजेक्शन पर आते हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है जिसमें इंसान अपनी ही अस्वीकार्य भावनाओं, विचारों या कमियों को दूसरे पर थोप देता है। आसान भाषा में कहें तो नार्सिसिस्ट आपको ठीक उसी बात के लिए दोषी ठहराता है जो वह खुद कर रहा होता है या करना चाहता है। यह अंदरूनी बेचैनी और शर्म से छुटकारा पाने का उसका तरीका है। वह अपनी बुराइयों को अक्षरशः आप पर फेंक देता है। उदाहरण के लिए, अगर नार्सिसिस्ट खुद आपको धोखा दे रहा है, तो वह लगातार आप पर बेवफाई का शक करेगा और आपको ही दोषी ठहराएगा। वह आपका फोन चेक करेगा, पूछताछ करेगा और आपके हर कदम का हिसाब मांगेगा। अगर वह खुद एक आदतन झूठा है, तो वह आपकी छोटी सी गलती या शब्दों की जरा सी भी चूक होने पर आपको झूठा कहेगा। अगर वह स्वार्थी है और आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, तो वह चिल्लाएगा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम कितने मतलबी हो। यह तकनीक आपको पूरी तरह भ्रमित कर देती है। पहला कारण, ये आरोप इतने बेतुके और हकीकत से दूर होते हैं कि आप बौखला जाते हैं और प्रतिक्रिया देना नहीं जानते।
आप खुद को सही साबित करने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं, यह साबित करने लगते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। और नार्सिसिस्ट ठीक यही चाहता है। जब आप उसके इन झूठे आरोपों में उलझकर संघर्ष कर रहे होते हैं, तब ध्यान का केंद्र उसके असली अपराध से हटकर आपके काल्पनिक दोष पर चला जाता है। दूसरा कारण, प्रोजेक्शन आपको लगातार आत्मविश्लेषण और संदेह की स्थिति में रखता है। आप सोचने लगते हैं, क्या सच में मैं स्वार्थी हूं? कहीं मैं ही तो उसे उकसा नहीं रही। नार्सिसिस्ट आपके सामने एक आईना रखता है, लेकिन यह एक टेढ़ा आईना होता है जिसमें आपका चेहरा नहीं, बल्कि उसका अपना क्रूप चेहरा दिखाई देता है। आइए समझते हैं कि एक नार्सिसिस्ट के लिए प्रोजेक्शन, आरोपण इतना जरूरी क्यों है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, उनकी पूरी शख्सियत खुद की एक झूठी, आदर्शवादी छवि पर टिकी होती है। इस छवि में ईर्ष्या, लालच, झूठ बोलने की आदत या बेवफाई जैसे दुर्गुणों के लिए कोई जगह नहीं होती। जब ये दुर्गुण उनके व्यवहार में सामने आते हैं, तो उनके अंदर संज्ञानात्मक विसंगति पैदा होती है। उनका दिमाग यह बात स्वीकार नहीं कर पाता कि वह, जो इतना आदर्श और महान है, कुछ भी बुरा कर सकता है। इससे उन्हें असहनीय शर्म महसूस होती है और उनकी बनाई हुई पूरी बनावट खतरे में पड़ जाती है। और तभी प्रोजेक्शन सक्रिय हो जाता है। वह खुद से यह नहीं कह सकते, मैंने झूठ बोला। इसके बजाय वह आपके झूठ बोलने के सबूत ढूंढते हैं और आपको दोषी ठहराते हैं। वह अपनी बेवफाई स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बजाय वह आपके अंदर बेवफाई के संकेत तलाशते हैं। अपने नकारात्मक गुणों को आप पर थोपकर वह एक तरह से खुद को शुद्ध कर लेते हैं। उनकी दुनिया की तस्वीर में वह फिर से अच्छे बन जाते हैं और आप बुरे। यह उन्हें अपनी भव्य छवि बनाए रखने और जिम्मेदारी से बचने देता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चे ने फूलदान तोड़ दिया और तुरंत अपने भाई की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, इसने किया है। नार्सिसिस्ट भी वही बच्चा है, बस एक वयस्क शरीर में। वह आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने और जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं होते। प्रोजेक्शन उनकी आंतरिक शांति बनाए रखने का एक आदिम लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है। जब आप इस तंत्र को समझ जाते हैं, तो आप उनके आरोपों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप उन आरोपों में अपनी शख्सियत का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनकी अपनी घायल आत्मा की चीख, उनके अपने डर और बुराइयां देखने लगते हैं जिन्हें वह खुद स्वीकार नहीं कर पाते। हम कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति हमारी आलोचना कर रहा है या फिर यह सिर्फ उसका अपना प्रोजेक्शन है? क्योंकि कई बार लोग सचमुच हमारी कमियां बता रहे होते हैं। मुख्य अंतर होता है उस बात का भावनात्मक पहलू और सच्चाई से उसका तालमेल। प्रोजेक्शन हमेशा अतिरंजित होगा, तर्कहीन होगा और गुस्से या घृणा से भरा होगा। ऐसे आरोप वैश्विक होते हैं, यानी वे आपकी पूरी पहचान पर हमला करते हैं। उदाहरण के लिए, यह नहीं कहा जाएगा कि इस परिस्थिति में तुमने स्वार्थ दिखाया, बल्कि यह कहा जाएगा कि तुम तो पैदाइशी स्वार्थी हो। ऐसा व्यक्ति कभी ठोस सबूत नहीं देगा और उसके तथाकथित सबूत हमेशा बेसिर पैर के होंगे। जैसे, सिर्फ इसलिए कि आपने वेटर को देखकर मुस्कुरा दिया, वह आप पर फ्लर्ट करने का आरोप लगा सकता है। जब आप स्थिति समझाने या कोई जवाबी तर्क देने की कोशिश करते हैं, तो आपको और ज्यादा आक्रामकता का सामना करना पड़ता है। उनका मकसद समझना नहीं, बल्कि सिर्फ दोष लगाना होता है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है आरोपों का अचानक आ जाना। प्रोजेक्शन अक्सर अप्रत्याशित रूप से सामने आता है, एकदम अलग विषय पर बातचीत करते हुए। उदाहरण के लिए, आप शांति से पूछते हैं कि उसे देर क्यों हुई, और जवाब में आपको सुनने को मिलता है कि आप उसे बिल्कुल महत्व नहीं देते और बस हर समय उसे ताना मारते रहते हैं। यह ध्यान भटकाने का एक क्लासिक तरीका है। उसे अपनी देरी के लिए अंदर ही अंदर अपराधबोध महसूस होता है, लेकिन वह इसे सह नहीं पाता। इसलिए वह तुरंत आपसे किसी और चीज, किसी बड़ी गलती का दोष आपके ऊपर थोप देता है। इसके विपरीत स्वस्थ आलोचना आमतौर पर विशिष्ट होती है, शांत होती है और व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके कर्म पर केंद्रित होती है। यह बातचीत के लिए गुंजाइश छोड़ती है।
प्रोजेक्शन एक तरफा संवाद है, एक ऐसी दीवार जिससे आपके सारे शब्द टकराकर वापस आ जाते हैं। इसका उद्देश्य समस्या हल करना नहीं, बल्कि आपको नैतिक रूप से तोड़ देना होता है। लगातार इल्जामों यानी प्रोजेक्शंस की बौछार के नीचे रहने के दीर्घकालिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले, यह आपके अंदर अपराध बोध, गुल्ट की एक पुरानी स्थायी भावना पैदा करता है। भले ही आप मानसिक रूप से जानते हो कि ये आरोप बेबुनियाद है, लेकिन भावनात्मक रूप से आप यह मानने लगते हैं कि आप में कोई कमी है। आपको लगातार लगता है कि आप बुरे हैं, गलत है, या आप इस लायक नहीं हैं। यह आपके आत्मसम्मान को पूरी तरह खत्म कर देता है और डिप्रेशन की ओर ले जाता है। दूसरी बात, आप अंडे के छिलकों पर चलने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत सावधानी से रहने लगते हैं। आप कुछ भी करने या कहने से डरते हैं, जिससे इल्जामों का एक नया विस्फोट हो सकता है। आपकी जिंदगी सिकुड़ने लगती है। आप अपने शौक, दोस्तों से मिलना जुलना सब छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब भी प्रोजेक्शन का बहाना बन सकता है। आप सहजता और जीवन की खुशी खो देते हैं और एक ऐसी परछाई बन जाते हैं जिसे अपनी परछाई भी डालने से डर लगता है। तीसरी बात, आप अनजाने में उन इल्जामों के हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। इस घटना को प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। जब आपको लगातार स्वार्थी, इगोइस्ट कहा जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब आप निराशा की भावना से स्वार्थी जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आप सोचने लगते हैं, जब मुझे बुरा ही माना जा रहा है, तो अच्छा बनने की कोशिश करने का क्या फायदा? यह सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि यह नार्सिसिस्ट को उसकी सच्चाई की पुष्टि देता है और आपको उनके झरीले खेल में और गहराई तक खींच लेता है। यह याद रखना जरूरी है, वह आपके बारे में जो कुछ भी कह रहा है, वह उसकी कहानी है, आपकी नहीं। यह उसका आंतरिक संसार है जिसे वह आप पर थोपने की कोशिश कर रहा है। आपका काम है इस उपहार को स्वीकार न करना। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन पर प्रतिक्रिया कैसे दें? सबसे बड़ी और आम गलती यह होती है कि हम तुरंत सफाई देना या खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, ठीक यही चाहता है। जैसे ही आप इस खेल में शामिल होते हैं, समझिए आप पहले ही हार गए। आप उसे कभी कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य सच्चाई जानना नहीं है, बल्कि अपनी नकारात्मकता बाहर निकालना है। आप जितना ज्यादा सफाई देंगे, वह उतना ज्यादा आपकी गलती पर यकीन करता जाएगा। सबसे प्रभावी रणनीति है भावनात्मक दूरी बनाना और उसके बनाए नाटक, ड्रामा में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर देना। उसकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। कल्पना कीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हैं जो एक दिलचस्प, भले ही अप्रिय घटना को देख रहे हैं। जब वह आप पर आरोप लगाना शुरू करे, तो बहस में न पड़े। इसके बजाय ग्रे रॉक तकनीक का उपयोग करें। संक्षेप में, तटस्थ और भावहीन होकर जवाब दें। उदाहरण के लिए, जब वह आरोप लगाए, तुम मेरी बिल्कुल कद्र नहीं करते, तो आप जवाब दे सकते हैं, मुझे खेद है कि आपको ऐसा लग रहा है, या बस, मैंने आपकी राय सुन ली है। आप न तो सहमत होते हैं और न ही बहस करते हैं। आप बस यह कहते हैं कि आपने उसकी बात सुन ली है। यह उसकी उस भावनात्मक खुराक को छीन लेता है जो उसे आपकी प्रतिक्रिया से मिलती है। एक और प्रभावी तरीका है अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना। आप साफ कह सकते हैं, मैं इस तरह के लहजे में बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। जब तुम शांत हो जाओ, तब हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। या मैं अपने ऊपर लगाए जा रहे इन बेबुनियाद आरोपों को नहीं सुनूंगी। सबसे जरूरी है यह बात शांति और दृढ़ता के साथ कहे और फिर कमरे से बाहर निकल जाए या बातचीत खत्म कर दे। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है, खासकर शुरुआत में, लेकिन यही प्रक्षेपणों के इस प्रवाह को रोकने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का एकमात्र तरीका है। नार्सिसिस्ट के झूठ का तीसरा लक्षण, जो अक्सर लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है, वह है जरूरी बातों को छिपाकर या आधी अधूरी सच्चाइयों के माध्यम से झूठ बोलना। यह हेरफेर, मैनिपुलेशन का एक मास्टर स्ट्रोक है,
क्योंकि तकनीकी रूप से नार्सिसिस्ट झूठ नहीं बोल रहा होता। वह बस अहम जानकारियां छोड़ देता है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। वह आपको एक ऐसी कहानी सुनाता है जो तकनीकी तौर पर तो सच है, लेकिन उससे पूरी तरह गलत धारणा बनती है। उदाहरण के लिए, वह कहता है, मैं कल काम के बाद अपने सहकर्मियों से मिला था। हमने बार में थोड़ा समय बिताया। उसने झूठ नहीं बोला। वह सच में सहकर्मियों से मिला था, मगर वह यह बात छिपा गया कि उन सहकर्मियों में उसकी पूर्व प्रेमिका भी थी, जिसके साथ वह पूरी शाम फ्लर्ट करता रहा। या फिर वह कहता है, मुझे दफ्तर में रुकना पड़ा, एक जरूरी प्रोजेक्ट आ गया था। क्या यह सच है? हाँ, प्रोजेक्ट तो था, लेकिन वह यह जिक्र नहीं करता कि उसने वह काम 1 घंटे में खत्म कर दिया था और बाकी के 3 घंटे वह सिर्फ इसलिए इंटरनेट पर बैठा रहा ताकि उसे घर न आना पड़े और बच्चों को संभालने में आपकी मदद न करनी पड़े। यह तरीका अपनी नीचता में बहुत शानदार है। पहला, उसे पकड़ना लगभग असंभव है। अगर आप गहराई से सवाल पूछना शुरू करती है, तो वह आप पर शक करने और अविश्वास करने का आरोप लगा देगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने तुम्हें सब कुछ ईमानदारी से तो बता दिया। आप तुरंत खुद को दोषी, एक सनकी, पैरानॉइड महसूस करने लगेंगी, जो बेवजह किसी के निजी जीवन में घुस रहा है। दूसरा, यह आधी अधूरी सच्चाई नार्सिसिस्ट को अपनी मर्जी का सब कुछ करते हुए भी अपनी परफेक्ट छवि बनाए रखने देती है। वह हमेशा कह सकता है, मैंने तो झूठ बोला ही नहीं, और तकनीकी तौर पर वह सही होगा। यह उसे श्रेष्ठता, सुपीरियोरिटी और नियंत्रण का एक बड़ा एहसास देता है। अधूरी सच्चाई इतनी असरदार क्यों होती है? क्योंकि यह हमारे बुनियादी भरोसे का फायदा उठाती है और साथ ही हमारी उस आदत का कि हम बेवजह शक करने वाला नहीं दिखना चाहते। एक स्वस्थ रिश्ते में हम अपने साथी से सवालों की झड़ी नहीं लगाते। हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा पार्टनर जरूरी जानकारी हमारे साथ बांटेगा। लेकिन एक नार्सिसिस्ट यह बात जानता है और इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। वह आपको ठीक उतनी ही सच्चाई देता है जिससे आपकी सतर्कता कम हो जाए और सबसे अहम, बदनामी वाली बात को पर्दे के पीछे छोड़ देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जादूगर एक हाथ से आपका ध्यान भटका रहा हो, जबकि दूसरा हाथ असल में चाल चल रहा होता है। नार्सिसिस्ट आपको विश्वसनीय लेकिन बेमायने के विवरणों में उलझा देता है ताकि आप उसकी कहानी में मौजूद एक बड़ी खामी को नजरअंदाज कर दे। उसका लक्ष्य है कि आपको लगे कि आप पूरी तरह से जानकारी में है, जबकि हकीकत में आप गहरे अज्ञान में है। वह जानकारी को नियंत्रित करता है और इसका मतलब है कि वह आपको भी नियंत्रित करता है। आप ऐसे फैसले लेते हैं जो उस झूठी दुनिया की तस्वीर पर आधारित होते हैं जो उसने आपके लिए बनाई है। उदाहरण के तौर पर, आप उसकी सहकर्मियों के साथ मीटिंग्स को सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं, ये जाने बिना कि वह असल में छिपी हुई इश्कबाजी की मुलाकातें हैं। आप एक स्थिर रिश्ते के भ्रम में जीती रहती है, जबकि वह अपनी गुप्त जिंदगी बना रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब सच्चाई सामने आएगी, तो वह सारा इल्जाम आप पर डाल देगा। वह कहेगा, तुम क्या चाहती थी? तुमने ही मुझे इतना कंट्रोल किया, इसलिए मुझे तुमसे बातें छिपानी पड़ी। वह पूरी बात को घुमाकर पेश कर देगा और तब अधूरी सच्चाई देना उसका नहीं, बल्कि आपका एक नया गुनाह बन जाएगा। झूठ के इस बारीक रूप को, इस धोखे को आखिर पहचाने कैसे? उनकी कहानियों में विरोधाभास और अधूरी बातों पर ध्यान दें। आत्ममुग्ध लोग, यानी नार्सिसिस्ट, अक्सर अपनी आधी अधूरी झूठी सच्ची कहानियों में उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद रखना पड़ता है कि उन्होंने किससे क्या कहा था। अगर उनकी कहानी आज थोड़ी सी कल से अलग है, तो समझ लीजिए यह खतरे की घंटी है। एक और संकेत है जरूरत से ज्यादा या फिर जरूरत से कम जानकारी देना। कभी कभी झूठ को विश्वसनीय बनाने के लिए वे इसे अनावश्यक विवरणों से भर देते हैं। मैं उस सड़क से गया था, वहां जाम लगा था, फिर मैंने मोड़ लिया और उस पर भी सिग्नल बहुत देर तक रुका रहा। वे असल बात को छुपाने के लिए विवरणों का एक धुएं का पर्दा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत, कभी-कभी उनकी कहानियां बहुत ही संक्षिप्त और अस्पष्ट हो जाती हैं।
आपके स्पष्टीकरण वाले सवालों पर, जैसे वहां कौन कौन था, आपने क्या बात की, वे टाल मटोल वाले जवाब देते हैं। बस अपने ही लोग थे या कुछ खास नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, तो अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। अगर उनकी कहानी एक स्विस चीज की तरह पूरी तरह से छेदों से भरी है, तो संभावना यही है कि यह सच नहीं है। और जाहिर है, सबसे बड़ा सूचक है आपके सवालों पर उनकी प्रतिक्रिया। जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है, वह आराम से और शांति से आपके सवालों का जवाब देगा। लेकिन एक हेरफेर करने वाला तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाएगा, गुस्सा करने लगेगा और आप पर अविश्वास करने का आरोप लगाएगा। यह तेज और भड़कीली प्रतिक्रिया इस बात का पक्का संकेत है कि आपने उनके किसी कमजोर या दर्द भरे पहलू को छू दिया है। बातों को छिपाकर बोले गए झूठ का सामना करने के लिए समझदारी और मजबूती की जरूरत होती है। सीधे किसी से पूछताछ करने या उनका इम्तिहान लेने के बजाय हमेशा खुले लेकिन सटीक सवाल पूछें। तुम कहां थे? ये पूछने की बजाय आप पूछिए, बताओ, तुम्हारी शाम कैसी रही? इस तरह वह ज्यादा विस्तार से जवाब देने के लिए मजबूर होगा और इस विस्तार में ही आपको ज्यादा जानकारी मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि वह जवाब से बच रहा है, तो सीधा सवाल पूछने में संकोच न करें, लेकिन ऐसा पूरी तरह शांत होकर करें। जैसे, क्या उस मुलाकात में अन्ना भी मौजूद थी? आरोप लगाने के बजाय सिर्फ सवाल करें। उसकी गैर मौखिक प्रतिक्रियाओं पर नजर रखें। इधर उधर भागती आंखें, बेचैन हरकतें या आवाज के लहजे में आया बदलाव शब्दों से ज्यादा कुछ कह सकता है। यह समझना सबसे जरूरी है कि आपका लक्ष्य उसे झूठ बोलते हुए रंगे हाथ पकड़ना नहीं है। यह ऐसी बाजी है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। आपका असली मकसद केवल अपने लिए तथ्य जुटाना है, ताकि आप समझ सके कि वास्तव में क्या चल रहा है। और अगर आप लगातार यह देख रहे हैं कि वह जरूरी तथ्य आपसे छुपा रहा है, तो यह स्थिति बहुत कुछ कहती है। यह दर्शाता है कि रिश्ते में सम्मान और भरोसे की कमी है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ईमानदार होना जरूरी नहीं समझता। उसे बदलने की या सच बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश मत कीजिए। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी नहीं बदलता। इसके बजाय इस जानकारी का इस्तेमाल अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने के लिए करें। क्या आप आधी अधूरी सच्चाई और लगातार संदेह की दुनिया में रहने को तैयार हैं? या आप ऐसे रिश्ते के हकदार हैं जो पूरी ईमानदारी और खुलेपन पर आधारित हो? इस सवाल का जवाब केवल आप जानते हैं। एक गलत धारणा जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग पार्टनर की भावनाओं को चोट लगने से बचाने के लिए बातें छुपा जाते हैं। यह बात कुछ दुर्लभ अपवाद वाले मामलों में सच हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बुरी खबर को नरम तरीके से सुनाने के लिए उसकी कुछ डिटेल्स छुपाता है। लेकिन जब बात किसी नार्सिसिस्ट, अहमवादी की हो, तो बातें छुपाना परवाह नहीं होती। यह हमेशा नियंत्रण होता है। वह जानकारी आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी भलाई के लिए छुपाता है। वह आपकी भावनाओं की रक्षा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी उस आजादी को बचा रहा होता है जिसके तहत वह बिना किसी नतीजे या जिम्मेदारी के जो चाहे कर सके। ये एक मूलभूत अंतर है। परवाह का मतलब है कि सच अंत में सबसे नरम और सही तरीके से सामने आएगा। लेकिन चालाकी, मैनिपुलेशन का मतलब है कि सच को कभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह उसके पूरे खेल को बिगाड़ देगा। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता विश्वास पर टिका होता है और बिना ईमानदारी के विश्वास असंभव है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपसे कुछ छुपा रहा है, तो वह आपको पूरी जानकारी के आधार पर सही चुनाव करने के अधिकार से वंचित कर रहा है। वह आपके साथ बराबर के साथी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की तरह पेश आता है जिसे नियंत्रित किया जा सके। इसलिए अगली बार जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि शायद वह मुझे सिर्फ परेशान नहीं करना चाहता था, तो खुद से पूछिए, असल में वह किसकी रक्षा कर रहा था, मेरी या अपनी? किसी नार्सिसिस्ट के साथ 99% 99% मामलों में जवाब स्पष्ट होगा और यह समझ आपको ताकत देगी
कि आप उसकी झूठ को सही ठहराना बंद करें और अपनी खुद की सुरक्षा करना शुरू करें। चौथा संकेत, जो रिश्ते की शुरुआत में ही एक बड़ा धोखा होता है, वह है मिररिंग और लव बॉम्बिंग। एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता आमतौर पर इसी तरह शुरू होता है। यह सबसे मीठा लेकिन सबसे खतरनाक झूठ है। शुरुआत में नार्सिसिस्ट आपका आदर्श जीवन साथी बनने का नाटक करता है। वह सचमुच आपको मिरर करता है, यानी आपकी नकल उतारता है। अचानक उसे वही संगीत, वही फिल्में पसंद आने लगती हैं जो आपको पसंद है। आपके सपने और लक्ष्य उसके सपने और लक्ष्य बन जाते हैं। वह आपकी उन खूबियों की भी तारीफ करता है जिन्हें शायद आपने खुद में कभी अहमियत नहीं दी। वह आपसे वे बातें कहता है जिन्हें सुनने का आपने हमेशा सपना देखा था। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया। हम दोनों सोलमेट्स हैं। तुम मुझे किसी और से बेहतर समझते समझती हो। ये महज तारीफें नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। वह आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, आपकी जरूरतें और आपके डर सबका अध्ययन करता है और फिर एक ऐसा व्यक्ति बनने का दिखावा करता है जो आपके लिए एकदम सही है। इस दौरान उसकी पूरी शख्सियत आपके लिए बुना गया एक बड़ा झूठ होती है। आप असल इंसान से नहीं, बल्कि खुद के ही प्रतिबिंब से, एक बड़ी होशियारी से बनाए गए अवतार से प्यार करने लगते हैं। यह पहला और सबसे बड़ा धोखा है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यह इतना खुशनुमा और विश्वसनीय लगता है। इसी के साथ शुरू होती है लव बॉम्बिंग। वह आप पर ध्यान, तोहफों और लगातार मैसेज और कॉल की बौछार कर देता है। वह रिश्ते को तेजी से आगे बढ़ाता है, जल्द ही प्यार का इजहार करता है और साथ रहने या शादी करने का प्रस्ताव दे देता है। यह सब एक अविश्वसनीय, अटूट प्यार का भ्रम पैदा करता है, लेकिन असलियत में यह प्यार नहीं है। यह तो महज कब्जा करने की रणनीति है। लव बॉम्बिंग का मकसद आपको खुश करना नहीं होता, बल्कि जल्द से जल्द आपको अपने जाल में फंसाना और आपके अंदर भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल एडिक्शन पैदा करना होता है। नार्सिसिस्ट आप में एक उत्साहपूर्ण स्थिति, यानी यूफोरिया पैदा करता है। आपकी खुशी के रिसेप्टर्स को पूरी तरह से भर देता है। वह आपके लिए बहुत तीव्र सकारात्मक भावनाओं का स्रोत बन जाता है। इसका असर बिल्कुल किसी नशे, ड्रग जैसा होता है। और जैसे ही उसे महसूस होता है कि आप पूरी तरह से फंस चुकी है, कि अब आप उसके ध्यान और प्रशंसा की डोज के बिना नहीं रह सकती, अगला चरण शुरू हो जाता है, अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन। आदर्श राजकुमार अचानक एक ठंडे, आलोचना करने वाले और हमेशा असंतुष्ट रहने वाले तानाशाह में बदल जाता है। और यही शुरुआती दौर के सारे झूठ सामने आ जाते हैं। जिस व्यक्ति के प्यार में आप पड़ी थी, वह कभी था ही नहीं। वह सिर्फ एक मुखौटा था, एक भूमिका जिसे उसने आपको जीतने के लिए निभाया था। आदर्शीकरण, आइडियलाइजेशन से अवमूल्यन की ओर यह अचानक बदलाव नार्सिसिस्ट के साथ संबंधों में सबसे दर्दनाक और भ्रमित कर देने वाले पलों में से एक होता है। आप समझ नहीं पाती कि क्या हो गया। आप उस प्यारे व्यक्ति को वापस लाने की कोशिश करती हैं जो शुरुआत में था। आप खुद को दोष देती है, और भी बेहतर और भी आसान बनने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार। आप एक भूत, एक भ्रम को वापस लाने की कोशिश कर रही है। असली इंसान वह अब आपके सामने है, और वह उस परी कथा जैसा बिल्कुल नहीं है जो आपको बेची गई थी। यह समझना कि रिश्ते का पूरा शुरुआती चरण एक सोची समझी झूठ था, ये एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। आप खोए हुए रिश्ते का शोक नहीं मना रही है, बल्कि उस भ्रम का शोक मना रही है जिस पर आपको विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया था। असली और गहरे प्यार को लव बॉम्बिंग, यानी प्यार की अति से घेर लेने की प्रक्रिया से कैसे पहचानें? इसके लिए कुछ खास खतरे के संकेत, रेड फ्लैग्स हैं। पहला है रफ्तार। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। जो इंसान आपको ठीक से जानता भी नहीं, वह तुरंत ही हमेशा के प्यार, साथ भविष्य बनाने और बच्चों की बात करने लगता है। एक स्वस्थ रिश्ता धीरे धीरे बनता है। लोग एक दूसरे को समय देते हैं, जानते हैं, और विश्वास समय के साथ बढ़ता है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट इन सभी चरणों को तेजी से पार कर जाना चाहता है।
दूसरा संकेत है तीव्रता, इंटेंसिटी। नार्सिसिस्ट का ध्यान बहुत ज्यादा, लगभग जुनून जैसा लगने लगता है। वह आपका सारा समय और आपकी पूरी जगह घेरना चाहता है ताकि आप अपने दोस्तों और परिवार से कट जाए। अगर आप किसी शाम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो वह बुरा मान सकता है। सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति हमेशा आपकी निजी जगह, पर्सनल स्पेस और आपके सामाजिक रिश्तों का सम्मान करेगा। तीसरा खतरा है आपको आदर्श मान लेना, आइडियलाइजेशन। वह सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता, बल्कि आपको एक ऊंचे आसन, पेडिस्टल पर बैठा देता है। आप सबसे बुद्धिमान, सबसे खूबसूरत या एकदम परफेक्ट है। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन यह अवास्तविक, अनरियलिस्टिक है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। यह आदर्शवाद, आइडियलाइजेशन, असल में अपमान की दूसरी साइड है। जो आज आपको आसमान पर बिठा रहा है, कल वह उतनी ही आसानी से आपको धूल में मिला सकता है। एक स्वस्थ रिश्ता इंसान को उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करने पर टिका होता है, न कि किसी काल्पनिक छवि की पूजा करने पर। अगर आपको लग रहा है कि यह सब सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो शायद यह सच नहीं है। अपनी उस अंदरूनी आवाज पर भरोसा करें जो आपसे कह रही है कि कुछ तो गड्ढबद्दा है। इस बड़े झूठ का शिकार होने का एहसास बहुत भारी पड़ सकता है। आपको ठगा हुआ, बेवकूफ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस होता है। लोगों पर से आपका विश्वास पूरी तरह डगमगा सकता है। आप इंसानों को समझने की अपनी क्षमता पर, अपनी अंतरात्मा पर शक करने लगती है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? मेरी आंखें इस सच्चाई को क्यों नहीं देख पाई? ये सवाल आपको लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नार्सिसिस्ट्स हेरफेर और धोखे के मास्टर होते हैं। उन्होंने अपनी इस कला को सालों तक निखारा है। वे जानते हैं कि आपकी कमजोर नस कहाँ है और वे सीधे वहीं वार करते हैं। प्यार और अपनापन चाहने वाला कोई भी इंसान उनके जाल में फंस सकता है। खुद को माफ कर दें कि आपने उस कहानी पर विश्वास कर लिया। आपने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि आप मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि आप प्यार करना और भरोसा करना जानती है। आत्मग्लानि में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने ठीक होने पर लगाए। स्वीकार करें कि आपको धोखा दिया गया था। स्वीकार करें कि जिस व्यक्ति से आपने प्यार किया था वह सिर्फ एक भ्रम था। यह दर्दनाक है, लेकिन यह आजादी की ओर पहला कदम है। इस नुकसान का शोक मनाए। यह किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सपने का नुकसान है। और याद रखें, यह अनुभव, भले ही कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, आपके लिए सबसे जरूरी सबक बन सकता है। एक ऐसा सबक जो आपको सिखाएगा कि खुद को कैसे महत्व देना है, सीमाएं कैसे तय करनी है और भविष्य में सच्चे प्यार को उसकी सस्ती नकल से कैसे पहचानना है। एक मिथक है कि अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआत में इतना प्रयास किया था, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ अच्छा जरूर है और उसे सुधारा जा सकता है। यह एक खतरनाक गलतफहमी है जिसके चलते कई पीड़ित सालों तक जहरीले रिश्तों में फंसे रहते हैं। वे इस उम्मीद में जीते हैं कि अगर वे पर्याप्त अच्छे और प्यार करने वाले बनेंगे, तो प्रेम की बौछार वाले दौर का वो आदर्श व्यक्ति वापस आ जाएगा। लेकिन वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह कभी था ही नहीं। प्रेम की बौछार उसकी अच्छी साइड का प्रमाण नहीं थी। यह तो बस अपना लक्ष्य साधने का एक ठंडा और सोचा समझा तरीका था। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक शिकारी किसी जानवर को फंसाने के लिए आकर्षक और स्वादिष्ट चारा डालता है। कोई यह नहीं सोचता कि शिकारी उस जानवर से प्यार करता है। यहां भी यही बात लागू होती है। नार्सिसिस्ट ने शुरुआत में आपसे प्यार नहीं किया था। वह तो एक संसाधन, यानी रिसोर्स का शिकार कर रहा था। आपका ध्यान, आपकी तारीफ, आपकी ऊर्जा। और जैसे ही उसे वह संसाधन मिल जाता है, मुखौटा हटा दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। उस शुरुआती दौर को वापस लाने की कोशिश करना किसी पुतले में जान डालने जैसा है। यह बेकार और थका देने वाला है। इस खेल में जीतने का एकमात्र तरीका है इससे बाहर निकल जाना। इस सच को स्वीकार करना कि शुरुआती चरण महज एक झूठ था।
आपकी सच्ची भावनाओं को कम नहीं करता। इसका मतलब है सच को कल्पना से अलग करना और उस भ्रम से चिपके रहना बंद करना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आजादी कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने से ही शुरू होती है। नार्सिसिस्ट के झूठ का पांचवा संकेत आपके व्यक्तिगत रिश्तों से बहुत आगे निकल जाता है। इसमें वह दूसरों को भी घसीटता है। हम बात कर रहे हैं उड़ने वाले बंदरों, फ्लाइंग मंकीज के इस्तेमाल और चरित्र हनन के अभियानों को शुरू करने की। यह शब्द उड़ने वाले बंदर ओज का जादूगर द विजर्ड ऑफ ऑज से लिया गया है। इस कहानी में दुष्ट चुड़ैल अपने पंखों वाले बंदरों को अपना गंदा काम करवाने के लिए भेजती थी। नार्सिसिस्ट भी ठीक यही करता है। जब उसे लगता है कि उसका आप पर नियंत्रण, कंट्रोल छूट रहा है, या जब आप उससे दूर जाने का फैसला करते हैं, तो वह आपके बारे में आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों यानी आपके पूरे सोशल सर्कल से झूठ बोलना शुरू कर देता है। वह उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लेता है और उन्हें अपना उड़ने वाला बंदर बना देता है। वह यह सब पीड़ित विक्टिम की भूमिका निभाकर करता है। वह हर किसी को बताएगा कि वह कितना दुखी है और कैसे वह आपके क्रूर व्यवहार, आपकी अयोग्यता या आपके धोखे से पीड़ित है। वह रोएगा, शिकायतें करेगा और टूटे हुए दिल का नाटक करेगा। उसकी कहानी इतनी विश्वसनीय, कन्विंसिंग होगी कि बहुत से लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। आखिरकार वह इतना आकर्षक और पीड़ित दिख रहा है, जबकि उसके अनुसार आप एक राक्षस है। इस तरह वह आपके ही जानने वालों को आपके खिलाफ कर देता है। जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे, वे अचानक आपको संदेह, निंदा की दृष्टि से या उस पर तरस खाते हुए देखने लगते हैं। वे आपको सोचने, थोड़ा नरम होने या उसे एक और मौका देने के लिए मनाना शुरू कर सकते हैं। उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि वे उसकी खेल में केवल मोहरे बन गए हैं, जिन्हें वे आपके साथ हेरफेर, मैनिपुलेशन और नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस रणनीति के कई पहलू हैं। सबसे पहला उद्देश्य है विलगाव, आइसोलेशन। आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ करके नार्सिसिस्ट आपको उस समय सहारे से वंचित कर देता है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आपके करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी आप पर विश्वास नहीं करते, तो आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। इससे दूर जाने की आपकी हिम्मत कमजोर पड़ जाती है और आप अपने ही निर्णय पर शक करने लगते हैं। यह विचार मन में जरूर आता है, क्या मैं ही गलत हूं अगर सब यही सोचते हैं? दूसरा कारण है कहानी पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द नैरेटिव। नार्सिसिस्ट ये कभी नहीं चाहता कि उसके असली व्यवहार की सच्चाई बाहर आए, क्योंकि इससे उसकी आदर्श छवि टूट जाएगी। इसलिए वह पहले ही हमला करता है। वह अपनी कहानी बनाता है जहां वह खुद पीड़ित होता है और आप आक्रामक, अग्रेसर बन जाते हैं। वह इस झूठ को इतनी तेजी से फैलाता है कि जब आप अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, तो कोई आप पर यकीन नहीं करता। इसे कलंक अभियान, स्मीयर कैंपेन कहा जाता है। वह आपके बारे में भयानक झूठ फैलाएगा और आपके ऊपर उन्हीं चीजों का आरोप लगाएगा जो उसने खुद की है। यह प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन का एक और रूप है, लेकिन इस बार यह बड़े पैमाने पर होता है। तीसरा उद्देश्य है बदला, रिवेंज। नार्सिसिस्ट के लिए आपका छोड़कर जाना एक नार्सिसिस्टिक आघात, नार्सिसिस्टिक इंजरी होता है, जो उसकी महानता पर एक असहनीय अपमान है, और वह आपसे बदला लेगा। वह आपकी प्रतिष्ठा, आपके सामाजिक जीवन और आपके करियर को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि आप कष्ट सहे, आप उस चीज की कीमत चुकाए कि आपने उसे ठुकराने की हिम्मत की। आखिर एक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति इतना भरोसेमंद और कायल करने वाला कैसे होता है? इसके लिए वो कई पैंतरों का इस्तेमाल करता है। अक्सर वो आपके रिश्ते के टूटने से बहुत पहले ही अपनी योजना शुरू कर देता है। वो चोरी छिपे कुएं में झर घोलने लगता है। वो आपके कॉमन दोस्तों के साथ भरोसे की बातों में आपकी अस्थिरता, मानसिक समस्याओं या छोटी बात का बतंगड़ बनाने की आदत की तरफ इशारा करता है। ये सब वो आपकी चिंता करने के दिखावे में करता है। मुझे उसकी बहुत फिक्र है, वो आजकल ठीक नहीं रहती।
और जब ब्रेकअप होता है तब तक जमीन तैयार हो चुकी होती है। लोग उसकी कहानी पर भरोसा करने के लिए पहले से तैयार होते हैं, क्योंकि वो शक के बीज पहले ही बो चुका होता है। इसके अलावा नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी फ्लाइंग मंकी यानी सहायक के रूप में ऐसे लोगों को चुनते हैं जो भोले भाले, आसानी से भरोसा करने वाले होते हैं, या फिर वो लोग जिनमें खुद नार्सिसिस्टिक लक्षण होते हैं और जिन्हें दूसरों के झगड़ों में शामिल होना पसंद होता है। वो हर किसी के लिए सही शब्द जानता है। वो उनकी भावनाओं को भड़काता है, उनकी उस करीब बेबस इंसान की मदद करने की इच्छा का फायदा उठाता है। शिकार विक्टिम की भूमिका निभाने में उसकी एक्टिंग कमाल की होती है। वो सार्वजनिक रूप से रो सकता है, हाथ पैर पटक सकता है, इतना सच्चा दुख दिखाता है कि उसके शब्दों पर शक करना भी पाप जैसा लगने लगता है। वो आपके खिलाफ एक शक्तिशाली गठबंधन बना लेता है और आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आपको उस झूठ से खुद का बचाव करना पड़ता है जो जंगल की आग की तरह फैल रहा होता है। अगर आप किसी बदनामी की मुहिम का शिकार बन गए हैं तो क्या करें? सबसे पहली और जरूरी बात, उन लोगों के सामने सफाई देने की कोशिश न करें जो उसकी बातों में आ चुके हैं। यह फिजल है। वे पहले ही उसका पक्ष ले चुके हैं। बचाव की आपकी कोई भी कोशिश उनकी नजर में आपकी घबराहट और अति प्रतिक्रिया का सबूत बन जाएगी। आप सिर्फ अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति बर्बाद करेंगे। इसके बजाय उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके साथ खड़े रहे हैं, जो आपको सच में जानते हैं और जिन्होंने इस झूठ पर विश्वास नहीं किया। यही आपके सच्चे दोस्त हैं। उनकी कदर करें और उनके समर्थन पर भरोसा करें। दूसरी बात, अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, उसके स्तर तक न गिरे और जवाब में उस पर कीचड़ उछालना शुरू न करें। असल में वह यही चाहता है। आपके किसी भी भावनात्मक प्रदर्शन को वह अपनी बात सही साबित करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी शांति और संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह उसे भ्रमित कर देगा और उसकी बनाई हुई योजना को तोड़ देगा। तीसरी बात, अगर यह झूठ आपके काम की जगह पर आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है या इसमें सीधा मानहानि का मामला है जिसके कानूनी नतीजे हो सकते हैं, तो हर चीज का दस्तावेजीकरण करें। स्क्रीनशॉट, मैसेज, ईमेल, सब कुछ संभाल कर रखें। हो सकता है आपको कानूनी सलाह लेनी पड़े। और सबसे जरूरी बात, याद रखें, सच हमेशा सामने आता है। लोग मूर्ख नहीं है। देर सबेर वे उसके व्यवहार में कमियां जरूर देखेंगे और उसका असली चेहरा पहचान लेंगे। और आप इस मुश्किल दौर से गुजरकर और भी मजबूत बनेंगे और ये सीख जाएंगे कि सच्चे दोस्तों और वक्ती साथियों में क्या फर्क होता है। आइए एक और गलत धारणा को खारिज करते हैं। यह सोचना कि बिया हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ना चाहिए और हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए। यह इच्छा स्वाभाविक और जायज है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट के मामले में यह लड़ाई केवल एक फंदा है। वह आपको एक ऐसी खुली जंग में घसीट लेता है जिसमें उसे आपसे कहीं ज्यादा अनुभव है और नैतिक बंदिशें तो नाम मात्र की है। वह झूठ बोलने, बातों को घुमाने और निम्नतम हथकंडों का इस्तेमाल करने के लिए तत्पर रहता है। एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते आप शायद इस स्तर की लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे। सबको कुछ साबित करने की कोशिश में आप भावनात्मक रूप से उससे और उस स्थिति से बंधे रहते हैं। आप लगातार उसके ही खेल में फंसे रहते हैं। सच्ची आजादी तब मिलती है जब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह और उसके समर्थक आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका आत्मसम्मान उनकी राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप सच्चाई जानते हैं। आपके करीबी लोग सच्चाई जानते हैं। बस इतना ही काफी है। जो ऊर्जा आप एक बेतुकी लड़ाई में नष्ट कर रहे हैं, उसे अपनी नई खुशहाल जिंदगी बनाने की दिशा में लगाना सबसे अच्छा है। समय के साथ उसका झूठ खुद ही अपनी शक्ति खो देगा, क्योंकि आपकी अपनी हकीकत, जो सफल, शांत और खुशहाल है, उसके सभी झूठे आरोपों का सबसे बेहतरीन खंडन होगी। खुद पर, अपने घावों को भरने पर और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इस जंग में शामिल होने से साफ इनकार करना ही इसे जीतने का सबसे प्रभावी तरीका है। नार्सिसिस्ट के झूठ का छठवां संकेत है
बात को घुमाने और ध्यान भटकाने की उनकी बेहतरीन कलाकारी, जिसे डिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। जब आप उन्हें पक्के अकाट्य सबूतों के साथ घेर लेते हैं, तब यह उनका सबसे खास और आजमाया हुआ दांव होता है। कल्पना कीजिए, आपने उन्हें खुले झूठ पर पकड़ा है। आपके पास प्रूफ है और आप शांत लेकिन मजबूती से उन्हें यह बात बताते हैं। लगता है अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ठीक तभी उनका नाटक शुरू होता है। आपके सीधे सवाल का जवाब देने के बजाय वह अचानक आपको आपकी 3 साल पुरानी कोई गलती याद दिला देते हैं। वह कहते हैं, और याद है जब तुम मेरी मां को जन्मदिन की बधाई देना भूल गई थी, वह सच में कितना बुरा था। या फिर वह आप पर व्यक्तिगत हमला, पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। तुम हमेशा नुक्स ढूंढती रहती हो, तुम्हें बस मुझे कंट्रोल करना अच्छा लगता है। या फिर वह बातचीत को बिल्कुल ही अलग दिशा में मोड़ देते हैं। वैसे पैसों की बात करते हैं, हमें अपने बजट पर चर्चा करनी चाहिए, तुम बहुत ज्यादा खर्च करती हो। पलक झपकते ही ध्यान उनके झूठ से हटकर आपकी कथित गलती, आपकी कमियों और बिल्कुल ही बेमतलब की समस्याओं पर चला जाता है। आप अचानक इस नए आरोप से हैरान हो जाती हैं और सफाई देने लगती है, अपना बचाव करने लगती है, और देखते ही देखते आप भूल चुकी होती है कि यह बातचीत शुरू कहां से हुई थी। मिशन पूरा हुआ। वह एक बार फिर जिम्मेदारी से बच निकला है। यह रणनीति काम करती है क्योंकि यह आपको पूरी तरह से असंतुलित कर देती है और आपको भावनात्मक उलझन के भौर में फंसा देती है। आपने एक खास मुद्दे पर गंभीर बातचीत की तैयारी की थी, लेकिन अचानक आप खुद को जवाबी आरोपों, पुरानी शिकायतों और बेतुके विषयों के एक भयानक तूफान के बीच पाते हैं। यह व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, कुशलता से शब्दों का बेमेल जाल, वर्ड सैलड बनाता है। यह बेतरतीब, अतार्किक और विरोधाभासी बयानों की एक ऐसी बाढ़ होती है जिसका एकमात्र उद्देश्य आपको पूरी तरह से भ्रमित करना और थका देना होता है। वह एक विषय से दूसरे पर आसानी से छलांग लगा सकता है, सच्चाई को कल्पना के साथ मिलाता है और जटिल, उलझी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है। आपका सिर चकराने लगता है, आप बातचीत की डोर खो देती है और आप खुद को मूर्ख, यहां तक कि रचनात्मक बातचीत करने में अक्षम महसूस करती है। आखिरकार आप थकान के मारे बस हार मान लेती हैं। आप हर बात पर हाँ कर देती है, सिर्फ इसलिए ताकि यह दुस्वप्न खत्म हो जाए। और यही उस व्यक्ति का लक्ष्य होता है। वह संवाद या सत्य की खोज नहीं कर रहा है। उसका उद्देश्य किसी भी कीमत पर बहस जीतना है, और उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि वह आपको चुप करा दे और आपको अपनी ही बात पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दे। वह बातचीत को एक युद्ध के मैदान में बदल देता है, जहां न तो कोई नियम होता है और न ही कोई तर्क, केवल उसका प्रभुत्व स्थापित करने और हर जिम्मेदारी से बचने का इरादा होता है। वह आपके सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी सीधा उत्तर उसके लिए हार साबित होगा। इसीलिए वह बस खेल का रुख बदल देता है। टालमटोल या बात घुमाने को कैसे पहचाने? इसका मुख्य संकेत यह है, आप सीधा सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब में आपको वह सब कुछ मिलता है सिवाय आपके सवाल के जवाब के। पूरी बातचीत ही भटक जाती है। उसकी गलती या उसके काम पर चर्चा करने के बजाय बात आपके चरित्र, आपकी पिछली गलतियों या किसी अमूर्त दार्शनिक मुद्दे पर चली जाती है। एक और संकेत है, भावनात्मक लहजे में अचानक आया बदलाव। आपने तो शांति से बात शुरू की थी, लेकिन 1 मिनट बाद ही वह चिल्लाने लगता है, आपको हर बड़ी गलती के लिए दोषी ठहराने लगता है। यह गर्मागर्मी या यह गुस्सा आपको डराने और पीछे हटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सामान्यीकरण पर भी ध्यान दें। तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुमने कभी ऐसा नहीं किया। ये वाक्य बातचीत को किसी खास घटना से हटाकर आपके व्यक्तित्व के एक व्यापक मूल्यांकन की ओर ले जाते हैं, जहां आप पहले से ही गलत साबित हो जाते हैं। और बेशक एक क्लासिक तरीका है विक्टिम कार्ड खेलना। आपके शिकायत करने पर वह शिकायत करने लगता है कि उसे कितनी मुश्किलें हो रही हैं। आप उसे महत्व नहीं देते, वह कितना थका हुआ है, और अब आप खुद ही दोषी महसूस करने लगते हैं कि आपने उस बेचारे,
दुर्भाग्यशाली इंसान पर हमला क्यों किया? यदि बातचीत के बाद आप नींबू की तरह निचोड़े हुए, भ्रमित और दोषी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने मूल प्रश्न का जवाब नहीं मिला है, तो समझ लीजिए आपके साथ टालमटोल की गई है। आप अभी-अभी जिम्मेदारी से भागने वाले खेल के एक राउंड से होकर गुजरे हैं। इस तरह की चालबाजी का सामना करना वाकई में बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी भी उकसावे में ना आएं और उन्हें आपको भटकाने ना दें। अपनी मूल बात पर अड़े रहें। इसके लिए आप घिसी पिटी रिकॉर्ड, ब्रोकन रिकॉर्ड की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम शांत रहकर एक रोबोट की तरह आप अपने सवाल या अपनी स्थिति को बार बार दोहराते रहें, उनकी विषय बदलने की हर कोशिश को नजरअंदाज करते हुए। उदाहरण के लिए, वाह, तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो। याद है तुमने कैसे। आप, हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपने झूठ वाले सवाल का जवाब जानना चाहती हूं। वाह, तुम्हें बस मुझे कंट्रोल करना पसंद है। आप, मैं नियंत्रण नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ स्पष्टता चाहती हूं। चलो अपने मूल सवाल पर लौटते हैं। इसके लिए जबरदस्त धैर्य और आत्मनियंत्रण चाहिए। अपनी आवाज ऊंची न करें, न ही उनके जवाबी आरोपों को लेकर बहस में पड़े। बस योजनाबद्ध तरीके से उन्हें वापस शुरुआती बिंदु पर लाते रहे। देर सवेर वह या तो अपना आपा खो देंगे और अपना असली चेहरा दिखा देंगे, या फिर बातचीत बंद कर देंगे। किसी भी सूरत में आप उन्हें जवाब से बचने या आपको उलझाने नहीं देंगे। बातचीत शुरू करने से पहले उसका लक्ष्य तय करना भी फायदेमंद होता है। आप असल में क्या चाहते हैं? माफी, स्पष्टीकरण या सच्चाई की स्वीकृति? इस लक्ष्य को दिमाग में रखें और किसी को भी इसे भटकाने न दें। अगर आप देखें कि बातचीत अराजकता में बदल रही है, तो बेहतर है कि आप उसे वहीं रोक दें। आप कह सकते हैं, मुझे लग रहा है कि यह बातचीत रचनात्मक नहीं हो रही है। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। यह भी अपनी सीमाएं निर्धारित करने का एक तरीका है। यह समझना जरूरी है, जब नार्सिसिस्ट बात टालने की कोशिश करता है, तो असल में वह अपनी हार स्वीकार कर रहा होता है। उसे पता होता है कि वह गलत है और उसके पास कोई ठोस तर्क नहीं है। जवाब से उसका भागना ही असल में जवाब है। यह दोष की मौन स्वीकृति है, जिसे वह आक्रामक हमले के रूप में पेश करता है। उस मिथक को तोड़ दे। यह सोचना कि अगर आप ज्यादा ठोस और सही शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसे समझा पाएंगे और वह सच मान लेगा। यह केवल एक भ्रम है। मामला आपके तर्कों या आपकी तर्क शक्ति का नहीं है। असल मुद्दा उसकी जिम्मेदारी न लेने की अक्षमता और अनिच्छा है। कोई तथ्य, कोई सबूत उसे यह स्वीकार करने पर मजबूर नहीं कर सकता कि हां, तुम सही कह रही हो, मैंने झूठ बोला। यह उसके लिए आत्मविनाश के समान है। इसीलिए उससे अपनी गलती मनवाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आपका उद्देश्य उसे समझाना नहीं है, बल्कि खुद के लिए स्पष्टता हासिल करना है। और सीधे जवाब से उसका भाग जाना ही उसके दोष का सबसे स्पष्ट प्रदर्शन है, जो आपको कभी देखने को मिलेगा। इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार करें और अपने निर्णय लें। उसका पकड़ सको तो पकड़ लो वाला खेल खेलना बंद करें। इसके बजाय आप इस खेल से बाहर निकले और अपने नियमों पर खेलना शुरू करें, जहां ईमानदारी और जिम्मेदारी अनिवार्य शर्तें हैं। और अंत में, सातवीं पहचान, जो अक्सर अपनी निरर्थकता से हैरान कर देती है, वह है छोटी छोटी बातों पर भी बेशर्मी से झूठ बोलना। पैथोलॉजिकल लाइंग। नार्सिसिस्ट सिर्फ तभी झूठ नहीं बोलता जब उसे कोई गंभीर बात छुपानी हो। वह लगातार झूठ बोलता है, हर बात पर, यहां तक कि जब झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वह इस बात पर झूठ बोल सकता है कि उसने नाश्ते में क्या खाया, कौन सी किताब पढ़ रहा है, या कल रात कौन सी फिल्म देखी थी। वह अपने अतीत, अपनी उपलब्धियों और अपने जान पहचान वालों के बारे में अविश्वसनीय कहानियां गढ़ सकता है। वह आपको बता सकता है कि उसका चाचा एक मशहूर राजनेता है, जबकि असलियत में वह प्लम्बर का काम करता है। वह दावा कर सकता है कि वह जवानी में तैराकी का चैंपियन था, जबकि उसे ठीक से तैरना भी नहीं आता। यह झूठ अक्सर बेतुका लगता है
और इसे आसानी से परखा भी जा सकता है। और आप खुद से पूछते हैं, क्यों? इतनी छोटी मोटी चीजों पर झूठ क्यों बोलना? इसका जवाब नार्सिसिज्म के मूल में छिपा है। नार्सिसिस्ट अपनी सामान्य वास्तविक जिंदगी को स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी उसे फीकी, उबाऊ और कम शानदार लगती है। इसलिए वह लगातार वास्तविकता को एडिट करता रहता है, उसे संवारता है, उसमें मनगढ़ंत बातें जोड़ता है, ताकि अपनी जिंदगी और खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण, दिलचस्प, साहसी बना सके, या इसके विपरीत ज्यादा दुखद और सहानुभूति के योग्य दिखा सके। वह एक काल्पनिक कथा लेखक, फिक्शन राइटर है, और उसकी जिंदगी ही उसका मुख्य उपन्यास है। और जिस मनगढ़ंत दुनिया को वह रचता है, उस पर वह दिल से विश्वास भी करता है। उनकी यह छोटी छोटी बातों पर लगातार झूठ बोलने की आदत कई उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला, यह एक तरह की ट्रेनिंग है। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलकर वह अपनी कला को और बेहतर बनाता है, खुद को विश्वसनीय दिखाना सीखता है। यह उसके लिए रोज का अभ्यास है। दूसरा, यह आपकी सीमाओं को परखने का तरीका है। वह देखता है कि आप उसके कितने बेतुके झूठ को भी आसानी से मान लेंगे। आप जितना उसके छोटे मोटे मनगढ़ंत किस्सों पर विश्वास करेंगे, उतना ही उसके लिए किसी बड़ी बात में आपको धोखा देना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे यह आपकी सच्चाई और फरेब के बीच फर्क समझने की क्षमता को कम कर देता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यह उसके झूठे अहंकार, फॉल्स सेल्फ, को बनाए रखने का साधन है। असल में वह एक उबाऊ और आत्मसंदेह से भरा इंसान है, लेकिन काल्पनिक दुनिया में वह हीरो है, जीनियस है, या फिर पीड़ित। और उसका हर छोटा झूठ उस दीवार की एक और ईंट बन जाता है, जो उसे अपने बारे में भयानक सच्चाई जानने से रोकती है। वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, और वह आपको भी उसमें खींचने की कोशिश करता है। जब आप उसकी कहानियां सुनते हैं, तो आप केवल एक इंसान से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसके नाटक में हिस्सा ले रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी धोखेबाज का आनंद, डूपर्स डिलाइट नाम की एक चीज दिखाई देती है। यह एक हल्की सी, पल भर की मुस्कान या आंखों में एक चमक होती है, ठीक उस पल जब वह आपको सफलतापूर्वक धोखा देता है। उसे भ्रम में डालने की इस पूरी प्रक्रिया से और आपसे ज्यादा बुद्धिमान होने के अपने एहसास से सच्चा आनंद मिलता है। ऐसी बेतुकी, बेबुनियाद झूठ का सामना होने पर आपको क्या करना चाहिए? पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि उसे पकड़ लिया जाए, उसकी गलती साबित की जाए, तथ्यों के सामने उसे झुका दिया जाए। आप कहना चाहेंगे, रुको, तुमने तो कल बिल्कुल अलग बात कही थी। यह एक बड़ी भूल है। जवाब में आपको पश्चाताप नहीं मिलेगा, बल्कि एक आत्ममुग्ध क्रोध देखने को मिलेगा। वह आपको ओछापन, अविश्वास और बात को पकड़कर खींचने का इल्जाम देगा। वह एक हंगामा खड़ा कर देगा, ताकि आपको उसके मनगढ़ंत सच पर शक करने की सजा दे सके। याद रखिए, उसके लिए यह झूठ सिर्फ शब्द नहीं है, यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उसके झूठ पर हमला करना उस पर सीधे हमला करने जैसा है। उसकी बनाई हुई कहानी में गाड़ी का रंग क्या था, इस पर उससे बहस करना ऐसा ही है जैसे आप किसी उपन्यासकार से यह पूछे कि उसके किरदार ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। यह उसकी दुनिया है, और वह इसमें मालिक है। सर्वोत्तम रणनीति यह है कि आप बस देखें और निष्कर्ष निकालें। बहस मत कीजिए, कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कीजिए। बस झूठ के हर मामले को अपने लिए नोट करते जाइए। छोटे छोटे इन झूठों का यह संग्रह आपके लिए एक जोरदार खतरे की घंटी बन जाना चाहिए। वह इंसान जो नाश्ते में क्या खाया इस बारे में झूठ बोलता है, वह बिना किसी झिझक के आपसे कहीं ज्यादा जरूरी चीजों के बारे में भी झूठ बोलेगा, चाहे वह बेवफाई हो, पैसा हो, या उसके असली इरादे। छोटी छोटी बातों पर यह रोगजनक झूठ कोई मासूम सी अजीब आदत नहीं है। यह गहरे व्यक्तित्व विकार का लक्षण है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो आपके साथ साझा की गई वास्तविकता में नहीं रहता। एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो आदत से मजबूर होकर झूठ बोलता है, इसके बहुत गहरे और गंभीर नतीजे होते हैं। आपको यह समझ आना बंद हो जाता है कि सच क्या है और फंसाना क्या है।
आपके दिमाग में दुनिया की अपनी जो तस्वीर है, वह अस्थिर और डगमगाने वाली बन जाती है। आपका भरोसा सिर्फ उस व्यक्ति से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से उठ जाता है। आप हर समय तनाव में रहते हैं, उसकी बातों के ढेर में से सच और झूठ को छांटने की कोशिश करते रहते हैं। यह मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। इसके अलावा आपको अकेलापन भी महसूस होता है। आप अपनी परेशानी अपने पार्टनर के साथ बांट नहीं सकते, क्योंकि इस उलझी हुई हकीकत की जड़ वो खुद है। आप दो समानांतर दुनियाओं में जीते हैं, एक असली दुनिया और दूसरी वह काल्पनिक दुनिया जो उसने आपके लिए बनाई है। इससे आपको जीवन से कटाव और अलगाव महसूस होने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने प्यार या तर्क से उसे इस झूठ की बीमारी से ठीक नहीं कर सकते। वह हकीकत में वापस नहीं आना चाहता। उसकी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया उसके लिए ज्यादा आरामदायक है। आपका एकमात्र लक्ष्य है खुद को बचाना। यह बात गांठ बांध लीजिए कि अगर रिश्ते की नींव ही झूठ पर खड़ी है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो यह इमारत गिरनी ही है। इसके आप पर ढह जाने का इंतजार मत कीजिए। जब तक आप में हिम्मत है, रास्ता खोजिए। एक आदत से मजबूर झूठे इंसान के साथ जिंदगी जीना एक टेढ़े या विकृत आईने में जिंदगी जीने जैसा है, और आप जितना ज्यादा देर तक उसमें देखेंगे, उतना ही आपका अपना अक्स बिगड़ता चला जाएगा। संक्षेप में कहें तो आइए एक बार फिर इस पूरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। एक नार्सिसिस्ट का झूठ कोई एक छोटी सी हरकत नहीं है। यह एक संपूर्ण प्रणाली है जो दुनिया के साथ उनके हर व्यवहार में समाई हुई है। वह इसलिए झूठ नहीं बोलता कि इस समय यह उसके लिए फायदेमंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसका पूरा व्यक्तित्व ही एक झूठ है, और उसकी सारी तकनीकें, गैसलाइटिंग, प्रोजेक्शन, चुप्पी साधना, लव बॉम्बिंग, बदनामी की मुहिम, स्मीयर कैंपेन्स, भटकाव, डिफ्लेक्शन और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, ये सब बस उस मुख्य मौलिक झूठ को बनाए रखने के औजार है। वह अपने चारों ओर एक काल्पनिक दुनिया बनाता है, जहां वह खुद नायक होता है और बाकी सब उसकी नाटक के पात्र होते हैं। और वह आपसे मांग करता है कि आप उस दुनिया में उसके नियमों के अनुसार जिए। वह आपको एक किरदार, रोल देता है, और अगर आप उसे निभाने से मना करते हैं, तो वह आपको तबाह करने की कोशिश करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए, यह सब आपकी वजह से नहीं है। आप चाहे कितनी भी अच्छी, कितनी भी समझदार या कितनी भी प्यारी क्यों न बन जाए, वह झूठ बोलना बंद नहीं करेगा। उसके झूठ का आपसे कोई लेना देना नहीं है। यह उसकी आंतरिक रक्षा प्रणाली, इंटरनल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। उसे बदलने की कोशिश करना मछली को उड़ना सिखाने जैसा है। आप सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे, और अंत में आपको निराशा ही हाथ लगेगी। एकमात्र रास्ता यही है कि आप यह स्वीकार कर लें कि आप ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो एक अलग वास्तविकता में जी रहा है, और आपकी वास्तविकता और उसकी वास्तविकता कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। जब आपका सामना किसी आम इंसान के झूठ से होता है, तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, कारण जान सकते हैं और किसी हल तक पहुंच सकते हैं। वह इंसान पछतावा कर सकता है, माफी मांग सकता है और सुधरने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के साथ यह सब असंभव है। उसके लिए अपने झूठ को स्वीकार करना अपनी कमी, अपनी अपूर्णता को मानना है, और यह उसके लिए मौत के बराबर है। इसलिए वह अपने झूठ को आखिरी दम तक बचाएगा, अपनी सारी चालाकियों और धोखे का पूरा हथियार इस्तेमाल करते हुए। वह आपको इस बात के लिए दोषी ठहराएगा कि आपने उसे बेनकाब कर दिया। वह स्थिति को ऐसे पलटेगा कि उसका झूठ आपकी समस्या बन जाएगा। उदाहरण के लिए, हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन इसलिए क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो तुम हंगामा खड़ा कर देती। देखा आपने, झूठ को स्वीकार करते हुए भी वह चतुराई से सारी जिम्मेदारी आप पर डाल देता है। एक नार्सिसिस्ट के साथ सच और झूठ को लेकर कोई रचनात्मक, कॉन्स्ट्रक्टिव बातचीत नहीं हो सकती। सिर्फ एक जंग होती है जिसमें वह अपने बनाए हुए भ्रम, इल्यूजन को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। और इस जंग में आप जीत नहीं सकते। आप सिर्फ खुद को बचाकर इससे बाहर निकल सकते हैं।
उसके शब्दों में सच तलाशना बंद कर दीजिए। सच को अपनी भावनाओं में, अपनी अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन में और उन तथ्यों में खोजना शुरू कीजिए जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, न कि उन कहानियों में जो वह आपको सुनाता है। उसकी झूठ की धुंध में आपकी वास्तविकता ही आपका एकमात्र भरोसेमंद मार्गदर्शक है। इन 7 संकेतों को पहचानना ही आजादी की दिशा में आपका पहला कदम है। जब आप इन पैटर्नों को देखना शुरू करते हैं, तो आप अब और अंधी शिकार नहीं रहते। आप एक जागरूक दर्शक बन जाते हैं। आप देखते हैं कि वह गैसलाइटिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और आप अंदर ही अंदर खुद से कहते हैं, अच्छा, तो यह है, मुझे पता है कि यह क्या है। आप उसके दोषारोपण, प्रोजेक्शन सुनते हैं और समझते हैं कि वह आपके बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में बात कर रहा है। आप उसकी छुपाई हुई बातों पर गौर करते हैं और पहचान जाते हैं कि आपसे महत्वपूर्ण जानकारी रोकी जा रही है। उसकी हेराफेरी को सीधे सीधे देख पाने की यह क्षमता उसे आप पर मिली शक्ति से वंचित कर देती है। उसका जादू चलना बंद हो जाता है। वह अभी भी डोर खींचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अब आप कठपुतली नहीं है। आप उसकी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करते, न ही उसके आरोपों के जाल में फंसते हैं और न ही उसके नाटकों में उलझते हैं। रिश्ते से शारीरिक रूप से बाहर निकलने से पहले ही आप भावनात्मक आजादी पा लेते हैं। यह जानकारी आपका कवच है। यह आपकी मानसिकता, आपके आत्मसम्मान और अपनी सच्चाई के अधिकार की रक्षा करता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस दौर से गुजरे हैं। जानकारी हासिल करें, समर्थन तलाशें और खुद पर भरोसा रखें। एक नार्सिसिस्ट के झूठ के जाल से बाहर निकलना एक लंबा और मुश्किल सफर है, लेकिन यह आपको एक सच्ची, ईमानदार और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाता है। एक ऐसी जिंदगी जहां आपको खुद पर या अपनी आंखों देखी सच्चाई पर दोबारा कभी संदेह नहीं करना पड़ेगा। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलता। कई लोग जब ये जान जाते हैं कि उनका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो वे उन्हें बचाने या ठीक करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे उन्हें पर्याप्त प्यार देंगे, अगर वे समझाएंगे कि वे कहाँ गलत है, तो वे अपनी गलतियां मान लेंगे और बदल जाएंगे। यह सबसे खतरनाक और विनाशकारी भ्रम है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी को उन मानसिक स्थितियों में गिना जाता है जिनका इलाज सबसे मुश्किल होता है। ज्यादातर नार्सिसिस्ट कभी मदद नहीं मांगते, क्योंकि वे दिल से मानते ही नहीं कि उनमें कोई कमी है। उनके हिसाब से समस्या हमेशा दूसरों में होती है, और अगर वे किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाते भी हैं, जैसे कि पार्टनर के जोर देने पर, तो वे अक्सर थेरेपी का इस्तेमाल और ज्यादा चालाकी से मैनिपुलेट करना सीखने के लिए करते हैं। वे इलाज नहीं खोज रहे होते, बल्कि उन्हें नए हथियार चाहिए होते हैं। उसे बदलने की आपकी कोशिश को वह आलोचना, क्रिटिसिज्म मानेगा, उसके अहंकारी मैं पर एक और हमला समझेगा, और इससे केवल गुस्सा और ज्यादा हेरफेर, मैनिपुलेशन पैदा होगा। इस उम्मीद को छोड़ दें, आप किसी और इंसान को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ खुद को और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है, एक ऐसा इंसान जिसमें ईमानदारी और सहानुभूति, एम्पैथी की क्षमता नहीं है, और फिर यह फैसला करें कि क्या आप अपनी बाकी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी आपकी। एक नार्सिसिस्ट के साथ बिताए हुए साल गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। आप इन रिश्तों से टूटे हुए आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, लगातार चिंता, क्रॉनिक एंजाइटी और लोगों पर से भरोसे के साथ बाहर निकलते हैं। आपको अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी समझ पर दोबारा भरोसा करना सीखने में समय लग सकता है। यह बिल्कुल सामान्य है। यह समय खुद को दीजिए। अपने प्रति दयालु और धैर्यवान बने रहे। ठीक होने की यह प्रक्रिया, रिकवरी प्रोसेस, खुद की ओर लौटने का एक सफर है। यह वह समय है जब आप अपने असली रूप से, अपनी इच्छाओं, जरूरतों और सीमाओं, बाउंड्रीज से फिर से परिचय करते हैं। आप नहीं कहना सीखते हैं। आप खुद को पहली प्राथमिकता देना सीखते हैं।
आप उन छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखते हैं जिनके लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कि आपको किसी विशेषज्ञ, ऐसे मनोवैज्ञानिक की मदद की जरूरत पड़े जो नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार, नार्सिसिस्टिक अब्यूज के पीड़ितों के साथ काम करते हैं। यह कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि ताकत का सबूत है। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना महत्व देते हैं कि आप अपनी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ में निवेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बात करना जिन्होंने इसी तरह के अनुभव का सामना किया है, चाहे वह सपोर्ट ग्रुप में हो या ऑनलाइन मंचों पर, यह भी बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। आप समझेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी भावनाएं सामान्य हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। टॉक्सिक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलने के बाद आपका मुख्य काम नया पार्टनर ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को दोबारा ढूंढना और खुद से प्यार करना है। यह बात हमेशा याद रखें, नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी भी कमजोर या निकम्मे लोगों को अपना साथी नहीं चुनते। इसके विपरीत, वह एक वैम्पायर की तरह उन लोगों की तरफ खींचा चला आता है जो उज्ज्वल है, जिनमें संवेदनशीलता है, जो खुशमिजाज है और जीवन की ऊर्जा से भरे है। वह उन लोगों को चुनता है जिनमें रोशनी होती है, ताकि वह खुद को उस रोशनी में सेक सके और अंत में उस रोशनी को बुझा दे। यदि आप उनका निशाना बने, तो इसका सीधा मतलब है कि आप में वो सब है जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती है। दयालुता, प्रेम की क्षमता और सच्ची आंतरिक शक्ति। उसने यह सब आपसे छीनने की कोशिश की, आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आप किसी काम के नहीं हैं। लेकिन यह झूठ है। यह उसका सबसे बड़ा और खतरनाक झूठ है। वे सभी खूबसूरत गुण जो उसे आपकी ओर खींच लाए थे, कहीं नहीं गए हैं। वे बस दर्द, डर और शक की परतों के नीचे दब गए हैं। आपका काम है इस काहिशजाने को फिर से बाहर निकालना। याद कीजिए कि आप उससे मिलने से पहले कैसे थे। अपने सपनों को, अपनी रुचियों को, अपने दोस्तों को याद कीजिए। धीरे धीरे इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में वापस लाना शुरू करें। आपका उठाया हुआ हर छोटा कदम एक जीत है। आपके हित में लिया गया हर निर्णय खुद से प्रेम करने का एक कार्य है। ठीक होने का रास्ता आपकी अपनी जिंदगी, आपकी अपनी सच्चाई और आपकी अपनी रोशनी को वापस पाने का रास्ता है, और आप इसे यकीनन पूरा करेंगे। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आपने वो सब सहा है जो शायद कई लोगों को पूरी तरह तोड़ डाच देता, और अब आपके पास एक अनमोल अनुभव है, साथ ही चालाकियों के खिलाफ एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी। आपका भविष्य आपके हाथों में है और यह वास्तव में बहुत शानदार हो सकता है। तो हमने उन 7 जानलेवा झूठ बोलने की तकनीकों को समझा जिनका इस्तेमाल एक नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करने और आपको बर्बाद करने के लिए करता है। गैसलाइटिंग से लेकर, जो आपको अपनी बुद्धि पर शक करने के लिए मजबूर करती है, उस प्रोजेक्शन तक जहां वो अपने ही गुनाहों का इल्जाम आप पर लगाता है। हमने देखा कि वो कैसे आधी अधूरी सच्चाइयों और बातों को छुपाकर एक झूठी दुनिया बनाता है, और कैसे रिश्ते की शुरुआत में की गई लव बॉम्बिंग सिर्फ एक मीठा जाल होती है। हमने यह भी जाना कि वो कैसे बदनामी फैलाने के लिए फ्लाइंग मंकीज का इस्तेमाल करता है, कैसे वर्ड सैलेड के जरिए जिम्मेदारी से भागता है, और क्यों वो छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलता है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो हमें याद रखना है वो यह है, झूठ नार्सिसिस्ट के लिए सिर्फ एक साधन नहीं है, यह उसकी पहचान है। उसके साथ जीना मतलब उसकी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में जीना है, जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं और आपके एहसास, फीलिंग्स सिर्फ एक रुकावट है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसका सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप कमजोर और नाकाबिल हैं। यह सच नहीं है। आप शक्तिशाली हैं। आप में सच को देखने की क्षमता है और आप ईमानदारी और सम्मान से भरी हुई जिंदगी के हकदार हैं। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इन बातों में आपने अपनी स्थिति को पहचाना है, तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं और बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। रिश्तों की साइकोलॉजी पर नए वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और अगर यह विषय आपके लिए मददगार था, तो लाइक बटन दबा दें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन झूठ बोलने की तकनीकों में से सबसे ज्यादा सामना आपने किसका किया है? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। आपका अनुभव उन लोगों के लिए रोशनी बन सकता है जो अभी अंधेरे में हैं और सच की तलाश कर रहे हैं। आइए हम सब एक दूसरे का साथ दें।